सुनना, आज कुछ अलग बनाते हैं। हाँ यार, मैं भी तुझसे यही कहना चाहती थी। चल कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो एक काम करें, हलवा बनाएं क्या? नहीं यार, पूरी सब्जी बनाते हैं बढ़िया सी। अरे पूरी वूड़ी छोड़, हलवा बनाते हैं। अभी तो खाया था 2 दिन पहले ही हलवा, अब पूरी सब्जी बनाते हैं। पूरी सब्जी और हलवे के चक्कर में दोनों बहनों में बहस होने लगी। पल्लवी हलवा बनाने को तैयार नहीं थी और मानसी पूरी सब्जी के लिए नहीं मान रही थी। इसी बात को लेकर दोनों बहनें रसोई के अलग अलग कोनों में मुंह फुलाकर बैठ गईं। फिर थोड़ी देर बाद, अच्छा सुन, अब गुस्सा छोड़, चल पहले हलवा बनाते हैं और फिर तू वादा कर कि पूरी सब्जी भी बनवाएगी मेरे साथ। हाँ पक्का पक्का बनवाऊंगी। पल्लवी और मानसी जुड़वा बहनें थीं, देखने में बिल्कुल एक जैसी। दोनों आपस में खूब लड़ती थीं, पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती थी। हर बार जब भी उनका झगड़ा होता तो थोड़ी देर की नाराजगी के बाद वो कुछ न कुछ करके बीच का रास्ता निकाल ही लेती थी। उस दिन भी पल्लवी और मानसी ने ऐसा ही किया। रसोई में हलवा भी बना और पूरी सब्जी भी। दरअसल दोनों ही बहनों को खाना बनाने का बहुत शौक था और दोनों वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती थी। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीत रहा था और फिर एक दिन, सुनना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। यार वो ना, एक लड़का है, मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा, अरे वाह, अब नाम क्या है उसका? नाम तो नहीं पता, कभी बात नहीं हुई, बस आंखें मिलती हैं ना। वो कुछ कहता है और मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती आगे से बात करने की। चल दिखा मुझे कहाँ रहता है वो। अरे जब मैं बाजार जाती हूँ ना तब मिलता है मुझे वो, रोज। क्या बात कर रही है? वैसे मुझे भी तुझे किसी से मिलाना है। मुझे भी एक लड़का पसंद है और कमाल की बात तो यह है कि मेरी भी उससे कभी बात नहीं हुई। बस तेरी तरह नजरों नजरों का प्यार है मेरा भी। अच्छा, तो तेरा वाला कहाँ रहता है? वहीं बाजार में। कमाल है ना। अगर ऐसा है तो अभी चल, आज दोनों से मिल ही लेते हैं। चल। दोनों बहनें फौरन बाजार पहुंची, लेकिन उन दोनों जुड़वा बहनों को साथ देखकर वहां खड़ा एक लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही पल्लवी और मानसी दोनों उसकी तरफ भागी। थोड़ी देर बाद लड़के को होश आया तो लड़का बोला, आप दो हो? मतलब दोनों अलग अलग हो या मुझे कुछ हो गया है? मतलब अरे हम दो ही हैं, असल में हम जुड़वा बहनें हैं। तो मैंने किससे प्यार, मेरा मतलब है कि मैंने किसे देखा? हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो और मुझे लगता रहा कि ये मुझसे प्यार करते हैं। ये तो भारी कंफ्यूजन हो गया। देखो, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि मुझे आप दोनों से प्यार है। मतलब अरे ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब क्या करें? पल्लवी और मानसी दोनों ही कवि से प्यार करती थी और कवि भी अनजाने में दोनों से ही प्यार कर बैठा। नतीजा ये हुआ कि कवि ने दोनों बहनों से एक साथ शादी करने का फैसला किया और दोनों बहनें भी इस बात के लिए राजी हो गईं। लेकिन अब समस्या ये थी कि कवि की कम तनख्वाह में घर का खर्च कैसे चले। दरअसल कवि अपनी माँ के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। काफी नानुकुर के बाद कवि ने अपनी माँ कमला को अपनी शादी के लिए मना लिया और फिर शादी के बाद, वैसे तो द्वार पर एक ही कलश रखा जाता है, पर अब मेरी 2 बहुएं हैं तो तुम दोनों के लिए अलग अलग कलश रखा है मैंने। आओ बहुओं, गृह प्रवेश करो। जैसे पल्लवी और मानसी ने अपने पैर आगे बढ़ाए, ठीक उसी वक्त उनका मकान मालिक वहां पहुंचा और फिर, सुन कमला, ये सब नहीं चलेगा। मकान देते वक्त बस 2 लोगों के रहने की बात हुई थी। हाँ पर लाला, बेटे की शादी तो होगी ना कभी। हाँ होगी, मगर 2 पत्नियां भला कौन लेकर आता है? देखो, मैं 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। तुम चारों अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चले जाओ यहाँ से, समझे? ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। मकान मालिक लाला बहुत ही खड़ूस आदमी था। कवि और कमला ने उससे बहुत मिन्नतें की पर वो नहीं माना और इस सब में बेचारी पल्लवी और मानसी के गृह प्रवेश की रस्म भी पूरी न हो सकी। 1 हफ्ते बाद चारों ने एक दूसरा मकान किराए पर लिया और फिर, वो लाला कितना खड़ूस था, उसने बहुत बुरा किया हमारे साथ। क्या हूँ, कितनी देर से देख रही हूँ तो कुछ बोल ही नहीं रही है। आखिर चल क्या रहे तेरे मन में? मुझे अपना मकान चाहिए जिसमें तू और मैं फिर से पूरे सम्मान के साथ गृह प्रवेश कर सके। हैं? ये क्या बोल रही है? अपना मकान? अरे हलवा या पूरी सब्जी थोड़ी ही है जो मिलके बना लेंगे। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है तूने। अब तो हलवा और पूरी सब्जी बनाकर ही बनेगा अपना मकान और हम दोनों मिलकर बनाएंगे। मानसी की बात पल्लवी को भी जच गई। दोनों ने कवि और उसकी माँ कमला को भी मना लिया। अब कवि अपनी फैक्ट्री में काम करता
और उधर पल्लवी और मानसी ने मिलकर पूरी सब्जी और हलवा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। दोनों के हाथों का स्वाद जल्द ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया और उनके ग्राहक दिन दूने और रात चौगुने होने लगे। फिर कुछ साल बाद, आओ बहुओं, तुम्हारा अपने घर में स्वागत है, आओ गृह प्रवेश करो। दोनों बहनों ने अपनी मेहनत से अपना मकान खड़ा किया और फिर पूरे सम्मान और खुशी के साथ दोनों का गृह प्रवेश हुआ। खुशी के आंसू सबकी आंखों में थे, खास तौर पर कवि, जिसे आज अपने फैसले पर बहुत गर्व हो रहा था। मंजू और कंचन दोनों देवरानी जेठानी बनकर एक ही घर में आई थी। मंजू देखने में कम सुंदर थी, जबकि कंचन देखने में बहुत सुंदर थी। राज और विराज दोनों भाइयों की उम्र में 1-2 साल का ही अंतर था, इसलिए सुलेखा देवी का मन था कि वो दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में करे। इसी वजह से मंजू और राज की शादी सगाई के 6 महीने बाद तक रुकी रही। जब कंचन की पढ़ाई पूरी हो गई, तब उसने विराज को शादी के लिए हाँ कह दी। आज मंजू और कंचन की सुहाग रात थी और इसी विषय पर घर में बात हो रही थी। माँ, वो रूम की सजावट वाला भैया खाली कंचन भाभी के कमरे की सजावट करके आए, मंजू भाभी के कमरे में कोई सजावट नहीं हुई क्या? मैं क्या बोलूं, राज का मन ही नहीं है कमरे की सजावट करवाने का। उसने ही फूल वाले को मना कर दिया, बोला कि मुझे नहीं सजवाना। अच्छा लगेगा क्या माँ, कंचन भाभी का कमरा सजा हुआ और मंजू भाभी का बिना सजा? बहुत दिल दुखेगा मंजू भाभी का। कोमल, मेरे बारे में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मुझे मंजू शुरू से ही पसंद नहीं थी, पर माँ के कहने में आकर मैंने शादी के लिए हाँ की थी। मंजू तेरे स्वर्गीय पापा के दोस्त की बेटी है। तुम्हारे पापा ने अपने दोस्त को वचन दिया था कि मंजू की शादी तुम्हारे साथ होगी। अब तुम्हारे पापा तो इस दुनिया में है नहीं, तो उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना तो तुम्हारा फर्ज है ना। और मंजू स्वभाव की बहुत अच्छी है, मैं तो उससे मिलती रहती थी, वो मिलनसार है। मिलनसार है, सुंदर नहीं। मुझे सुंदर बीवी चाहिए थी। बाहर हो रही बहस अंदर कमरे में बैठी मंजू और कंचन के कानों तक जा रही थी। कंचन धीरे धीरे हंसने लगती है, ऐसा लग रहा था जैसे वो मंजू का मजाक उड़ा रही हो। वैसे सुंदर होने के कितने फायदे हैं, आज मैं आपसे छोटी होकर भी इस घर में आपसे ज्यादा सम्मान पा रही हूँ। मुझे इस घर का सबसे आलीशान कमरा सुहाग रात के लिए मिला है। मेरे कमरे को बढ़िया से बढ़िया फूलों से सजाया गया है। आपका आपकी तरह ही बदसूरत होगा। मेरी सुहाग रात तो बहुत बढ़िया होने वाली है, पर आपकी तो बेरंग, इतना तो बता ही सकती हूँ। कोई बात नहीं कंचन, मुझे वैसे भी इन सब चीजों का इतना शौक नहीं है। मैं तो हर हाल में खुश हूँ। तुम खुश हो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम अपनी इस रात को यादगार बनाना। वो तो बनेगी ही। वैसे आपकी भी सुहाग रात यादगार ही होगी, बिना किसी साज सज्जा वाली सुहाग रात। कंचन की बातें सुनकर मंजू का मन तो थोड़ा खराब हुआ, पर उसने अपने मन को संभाला। कुछ देर बाद ननद कोमल आ जाती है। बड़ी भाभी, आपका कमरा ऊपर छत वाला है, आप चाहो तो कुछ देर वहां आराम कर लो। वैसे रात को भी आपको ऊपर छत वाले कमरे में ही सोना है। रात भर के थके हो, चलो मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। छोटी भाभी आप भी चलो, आपका कमरा तो आंगन वाला है, आप भी कुछ देर आराम कर लो। कोमल अपनी दोनों भाभियों को उनके कमरे दिखाती है। कंचन का कमरा बहुत सुंदर लग रहा था, बिल्कुल आलीशान सजावट की गई थी, जबकि मंजू का कमरा छत पर बना हुआ थोड़ा पुराना छोटा सा था। मंजू कुछ देर के लिए अपने कमरे में आराम करने चली गई। इधर कंचन भी अपने कमरे में आराम कर रही थी। शाम को अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश की सड़कों पर पानी भर गया। अरे अरे, आज तो इतनी तेज बारिश है जितनी पूरे मौसम में नहीं हुई। माँ, सामने वाली कॉलोनी में घरों में पानी घुसा है। हमें तो डर है कि कहीं हमारे भी घर में पानी न घुसाए। अरे बाप रे भैया, याद है एक बार पीछे वाले दरवाजे से बड़ा कमरा पूरा भर गया था जब बारिश आई थी, और आज तो वही कमरा आपको सोने के लिए दिया जा रहा है। देखते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। रात को जब सबने खाना वगैरह खा लिया तो सब सोने की तैयारी करने लगे। तभी पड़ोस में पहली मंजिल पर रहने वाली कोमल की ताई उन्हें आवाज लगाती है। कोमल, मैंने तुम्हारा और सुलेखा का बिस्तर लगवा दिया है, तुम दोनों आ जाओ सोने के लिए। जी ताई जी अभी आते हैं। माँ, ताई जी सोने के लिए बुला रही है, चले? हाँ हाँ चल, उन्हें भी तो सोना होगा, हम दोनों का इंतजार कर रही हैं। राजविराज, तुम दोनों भी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं और कोमल ताई जी के घर सोने जा रहे हैं। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। राजविराज दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आप बिस्तर पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। नहीं, मैं जमीन पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर जाकर सो जाओ। मेरे से फालतू बात मत करो। मंजू बेड पर सो जाती है और राज जमीन पर। मंजू की अभी आंख लगने वाली थी कि तभी वो कमरे में एक कॉकरोच को देख लेती है
और चिल्लाकर पलंग से नीचे कूद जाती है। राज घबरा कर उठता है। मंजू राज से लिपटकर रोने लगती है। मंजू का अचानक से लिपटना और डरना एक पल के लिए राज को आकर्षित कर लेता है। फिर वो अपना ध्यान हटाता है। ये सब क्या है मंजू? हटो, पीछे हटो, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, मैं नहीं हटूंगी। कॉकरोच है, वहाँ कॉकरोच है। कॉकरोच? अरे तुम कॉकरोच से डर रही हो? मुझे सोना है, चुपचाप जाकर वहां सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मंजू डरते डरते वापस बेड पर लेटने तो आ जाती है, पर उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कॉकरोच उसके बेड पर ना आ जाए। मंजू देखती है कि राज थोड़ी नींद ले चुका है, तो वो चुपचाप उसके पास आकर उससे लिपटकर डरते डरते सो जाती है। राज और मंजू दोनों गहरी नींद में सो चुके थे कि अचानक विराज की आवाज से राज जाग जाता है। वो देखता है मंजू उसके बराबर में ही सो रही है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलता। मंजू भी हड़बड़ा कर उठ जाती है। राज भैया, हमारे कमरे में पानी भर गया है और पानी बेड के ऊपर तक आ गया है। हमारा इस कमरे में सोना मुश्किल है। पूरे कमरे में पानी भर चुका है, पीछे वाले दरवाजे से पानी आ गया। कंचन और मुझे सोने में परेशानी हो रही है। हम कैसे सोएं? एक काम कर, कंचन के साथ ऊपर आ जा। चलो कंचन, आज हमें ऊपर वाले कमरे में सोना पड़ेगा। क्या विराज, आज हमारी सुहागरात है और हम एक साथ सोएंगे। कंचन, मजबूरी है, हमें एक साथ सोना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत डर है। ये बारिश रुक जाए तो उसके बाद कल कमरे का पीछे का हिस्सा ठीक करवाएंगे। चलो ऊपर कमरे में चलते हैं। और फिर विराज और कंचन ऊपर राज और मंजू के कमरे में आ जाते हैं। भैया, मैं और कंचन जमीन पर सो जाते हैं। नहीं नहीं विराज भैया, हम दोनों तो पहले ही जमीन पर सो रहे थे। हमें बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी। आप दोनों बेड पर सो जाओ। आप दोनों जमीन पर सो रहे थे, बेड पर क्यों नहीं? वो तुम मत पूछो, वरना तुम्हें भी डर लगेगा। क्या बात है, हमें भी तो पता चले। वो एक मोटा कॉकरोच आ गया था, इसलिए मैं डर गई थी। मुझे बेड पर सोने में डर लग रहा था। राज ने बोला कि मुझे डर ना लगे, तो हम दोनों ने जमीन पर ही बिस्तर बिछा लिए। क्या कॉकरोच? फिर तो मैं बेड पर नहीं सोने वाली। वो देखो कंचन, पूरा कॉकरोच, वो खिड़की से बाहर जा रहा है। रुको, मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। कॉकरोच खिड़की से बाहर चला जाता है। विराज खिड़की बंद कर देता है, पर राज को अभी तक हैरानी हो रही थी कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो तो अकेला ही जमीन पर सोया था, और वो भी गुस्से में। फिर भी मंजू ने किसी को शक नहीं होने दिया। उस रात विराज और कंचन बेड पर थे और मंजू राज के साथ जमीन पर लेट जाती है। उस रात के कुछ पलों में ही मंजू ने राज के दिल में अपनी जगह बना ली थी। कहीं न कहीं राज के मन में मंजू के लिए प्यार आ ही गया था। मंजू की नादानी से भरी मीठी मीठी बातें राज के दिल में उसके लिए एक अलग जगह बना लेती हैं, और उन दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाता है। कहने को तो वो रात मंजू और कंचन की सुहाग रात की थी, पर उस रात चारों में से कोई भी नहीं सोया। चारों आपस में बातें करते रहे, अपनी अपनी बातें बताते रहे। कंचन भी देख रही थी कि उसने भी मंजू को कितना गलत बोला। उसे एहसास होता है कि सचमुच वो मंजू की अच्छी मिलनसार आदत को पहचान ही नहीं पाई थी। बातें करते करते कब सुबह हो गई ये पता ही नहीं चला। मंजू और कंचन के रिश्ते में भी वो रात एक मजबूत रिश्ते की छाप छोड़ गई। मंजू और कंचन के लिए वो सुहाग रात सचमुच ही यादगार बन गई।